हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट है आरसीसी, जो कि आर अगोर की बुक में चैप्टर नंबर 14 है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो होता है स्ट्रक्चर, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो उसके एडवांटेजेस होते हैं कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है, उसका कैरेक्टर होता है वो मोनोलिथिक होता है। इसका ये मतलब है कि कहीं पे भी पूरे स्ट्रक्चर में कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं। अगर कहीं पे जॉइंट्स होते हैं तो वो वीक एरियाज बन जाते हैं। जैसे कि स्टील का आपको मेंबर बनाना है तो हमें जॉइंट्स देने पड़ेंगे, वहाँ पे कनेक्शन देने पड़ेंगे, वो वीक एरियाज बन जाते हैं स्ट्रक्चर के लिए। डी है फायर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी। तो स्टील से कंपेयर करें तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर की फायर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। ऑप्शन सी है कि ये इकोनॉमिक होता है क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होती है। अगर हम स्टील से कंपेयर करें आरसीसी स्ट्रक्चर को, तो स्टील के स्ट्रक्चर में कोरोजन वगैरह की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होगी और उस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें प्रॉपर पेंटिंग वगैरह टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। और डी है कि हम किसी भी जैसी भी शेप का हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए हम उसी शेप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आंसर होगा इसमें यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। सारे के सारे ही एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सिंगली रेनफोर्स जो बीम होती है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कंप्रेशन है वो एंटायरली कंक्रीट है, वो बियर करती है। स्टील में कुछ इनिशियल स्ट्रेसेस होते हैं जब वो एम्बेडेड की जाती है कंक्रीट में, तो ऐसा प्री स्ट्रेस के केसेस में होता है और इसने मेंशन नहीं किया है कि ये प्री स्ट्रेस का क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन सी है कि प्लेन सेक्शंस हैं जो सेंट्रल लाइन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वो प्लेन ही रहेंगे। तो ये एक बेसिक बेंडिंग का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां अजम्पशन लेते हैं, तो ये भी सही है। इलास्टिक मॉड्यूलस जो कंक्रीट और स्टील का वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे बी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट्स हैं वो सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करवाना चाहिए क्योंकि बाकी सारे तो सही है। नेक्स्ट है 4.3 में पूछा है कि इफेक्टिव डेप्थ होती है वो कौन सी डिस्टेंस होती है। तो जैसे कि एक स्ट्रक्चर है कंक्रीट का, ये यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, तो इसके टॉप से लेके बॉटम तक की जो डेप्थ होगी उसका हम टोटल डेप्थ बोलेंगे। और इसके टॉप जो कि एक कंप्रेशन फाइबर होगा, उस टॉप से लेके जो रेनफोर्समेंट है इसका जो सेंट्रोइड होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस ये स्मॉल डी जो है इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ पूछा है, तो ये हो जाएगा कंप्रेशन एज से, कंप्रेशन एज ये है, यहां से लेके टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक का हम डिस्टेंस लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेसिकली टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसका सेंट्रोइड लेते हैं। क्वेश्चन 4 है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे है और आगे कंटिन्यूटी में और भी 3-4 क्वेश्चन है इस सेम मेथड पे, तो हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं इस मेथड में क्या होता है, क्या अजम्पशंस होते हैं, कैसे स्ट्रेसेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक सिंपल हमने बीम ली है, इसमें यहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट है। इसका अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेस होगा ये सिग्मा सी होगा, यहाँ स्ट्रेस है वो सिग्मा एस टी है, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, और ये जो वेरिएशंस है ये लीनियर है। लीनियर वेरिएशंस की कंडीशन इसलिए फुलफिल हो पा रही है कि हम यहाँ पे मानते हैं कि स्ट्रेसेस जो है वो इलास्टिक लिमिट है मटेरियल की उससे कम है, तो इलास्टिक लिमिट से पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। इस तरीके से ये लीनियर है। दूसरा इसमें हम अजम्पशन लेते हैं कि हम स्टील के स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम सारा एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज, एक तो जो स्टील का स्ट्रेस है और कंक्रीट का स्ट्रेस है उसके बीच में रिलेशन चाहिए, ताकि स्टील का जो यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है इसको हम कंक्रीट की स्ट्रेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए हम यहाँ पे एक थ्योरी लगाएंगे कि यहाँ पे जो ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट है ये न्यूट्रल एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पे है उतने ही इसके अराउंड जो पार्टिकल्स हैं वो भी उतने डिस्टेंस पे है, और ये पार्टिकल्स कंक्रीट के हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं कंक्रीट के उनका जो स्ट्रेन होगा और जो स्टील के पार्टिकल्स का स्ट्रेन होगा वो सेम होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो स्टील के पार्टिकल्स का स्ट्रेन हो जाएगा सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई ई एस। इसी तरीके से कंक्रीट का हो जाएगा सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई सी।
और यहां से हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा एस टी को हम टी से डिनोट करते हैं इसमें, तो टी लिख देते हैं इनटू ई सी अपॉन ई एस। और ये टर्म है, ये काफी फ्रिक्वेंटली आती है, ई सी अपॉन ई एस वाला ये जो रेशियो है, तो इसको डिफाइन कर दिया गया है। इसके लिए भी हम नई एक टर्म यूज करते हैं, ई सी अपॉन ई एस जो है इसको हम एम से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा टी अपॉन एम। एम की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, तो इसे आपको याद रहेगा कि ई सी, स्टील का जो ई है वो ज्यादा होगा, कंक्रीट का ई कम होगा, तो ऊपर स्टील का आएगा, नीचे कंक्रीट का आएगा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला, सिग्मा सी इज इक्वल टू टी बाई एम। अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर जा रहे हैं तो स्ट्रेसेस जैसे लीनियरली वेरी कर रहे हैं, नीचे की तरफ भी लीनियरली वेरी कर रहे हैं। और हमने यहाँ का स्ट्रेस निकाल लिया है कंक्रीट की फॉर्म में, जो कि है टी अपॉन एम। अब यहाँ पे ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम होंगे, तो इस ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनमें हम इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे और इक्वल पुट कर देंगे। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी याद रख सकते हो और याद रख लेना चाहिए टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे काफी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले याद रखना डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए डायग्राम माइंड में होना चाहिए। तो इस तरीके से सिग्मा एस टी ये हो गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में ये थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा सी है, एक सिग्मा सी होता है, सिग्मा सी बी सी होता है। सिग्मा सी है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उसमें जो कंक्रीट में स्ट्रेस है वो सिग्मा सी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो सिग्मा सी बी सी तक हो सकती है, इतना तक ही हम अलाउ करते हैं। तो अगर ये बैलेंस्ड सेक्शन हुआ तो ये यहाँ पे सिग्मा सी बी सी होगा, और ये सिग्मा एस टी भी जितना अलाउेबल स्टील का होता है मैक्सिमम उसके इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो सिग्मा सी होगा वो सिग्मा सी बी सी से कम होगा। तो अभी हम इसको सिग्मा सी या सी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से करते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा सी अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा टी अपॉन एम इज इक्वल टू डी माइनस एक्स सी। इसको सोल्व करेंगे तो डी माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू टी अपॉन एम सी, दोनों साइड 1 1 ऐड कर देते हैं, तो इधर बच जाएगा डी अपॉन एक्स सी, ये एक्स से डिवाइड करेंगे ना तो ये -1 आ जाएगा, फिर +1 होगा तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा टी प्लस एम सी अपॉन एम सी। एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू डी, जब डी को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स सी आ जाएगा। अब काफी बार आपको याद रखने में ये दिक्कत आ सकती है कि हो जाता होगा एग्जाम में कंफ्यूजन कि एम सी आएगा या टी, एम सी अपॉन टी प्लस एम सी आएगा या टी प्लस एम सी अपॉन एम सी आएगा। तो ध्यान रहे कि ये जो कौन फैक्टर आ रहा है ये ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही होगा, जो एक्स सी है वो डी से कम होगा, एक्स सी है वो डी से कम होगा, तो डी को एक से छोटे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स सी आएगा। तो इससे आपको याद रहेगा कि ऊपर छोटा वाली संख्या आएगी जो कि एम सी है, नीचे बड़ा वाला आएगा जो टी प्लस एम सी है। इसी फॉर्म में होता है जनरली फॉर्मूला। इसने एक और रेशियो दे दिया है यहाँ पे, इसने इसको पूरे को सी से डिवाइड कर दिया है, तो ये यहाँ टी अपॉन सी आ गया, जिसको कि इसने स्टील रेशियो का नाम दिया है, तो ये आ जाएगा एम प्लस अपॉन आर प्लस एम, तो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा वर्किंग स्ट्रेस का। इसी मेथड पे हम आगे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। अब नेक्स्ट में पूछा है कि डी है वो इफेक्टिव डेप्थ है और एन है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए, तो लीवर आर्म हमें निकालना है। लीवर आर्म होता है कंप्रेसिव फोर्सेस का जो सेंट्रोइड है, और जो टेंसाइल फोर्सेस का सेंट्रोइड है उनके बीच का डिस्टेंस। तो टेंसाइल फोर्सेस, तो टेंसाइल जो रेनफोर्समेंट है वहीं लग रहे होते हैं। कंप्रेसिव फोर्सेस का सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें उसका एरिया निकालना पड़ता है, एरिया होगा कंप्रेसिव फोर्सेस के इक्वल, और सेंट्रोइड निकालने के लिए जो भी शेप बन रहा है उसके सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। तो इनको प्लॉट करेंगे तो ये डी होगा और ये एन होगा न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ,
यहाँ पे टी जो टेंसाइल फोर्स लगेगा वो रेनफोर्समेंट जहाँ पे लगा हुआ है उससे इस तरीके से लगेगा। अब कंप्रेसिव फोर्सेस का हमें सेंट्रोइड निकालना है, और कंप्रेसिव फोर्सेस का सेंट्रोइड निकालने के लिए ये जो स्ट्रेस का डायग्राम बन रहा है, इसका हमें सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। और ये ट्राइंगल है तो हमें पता है कि इसका सेंट्रोइड होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ से n/3 डिस्टेंस पे होगा। और इसने यहाँ पे लीवर आर्म पूछी है। लीवर आर्म होता है कंप्रेसिव फोर्सेस का जो सेंट्रोइड है और टेंसाइल फोर्सेस का जो सेंट्रोइड है उनके बीच का डिस्टेंस। इट मीन्स हमें अब निकालना है ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा d-n/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, d-n/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्ट्रेसेस पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन है Fc है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो Fc है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेसिव साइड से निकालेंगे, तो उसके लिए कंप्रेसिव फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म करेंगे। कंप्रेसिव फोर्सेस टोटल कितने हैं? टोटल स्ट्रेस है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Fc है, तो इसका एवरेज ले लेंगे Fc/2 इनटू एरिया बीम का। ये डिस्टेंस है, यहाँ पे n है वो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, तो ये डिस्टेंस है वो n है। सिर्फ इतने ही पार्ट में कंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस यही है, इसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, नीचे टेंशन आ रहा है। तो Fc/2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे b विड्थ इंटू n। ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीवर आर्म से। लीवर आर्म हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, वो d-n/3। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें यहाँ पे आ रहा है AT, बेसिकली AST है ये। तो AST की साइड से अगर निकालेंगे तो AST की साइड से हो जाएगा FT। इसने यहाँ पे स्ट्रेसेस माना है स्टील में, तो स्टील में स्ट्रेस FT है, तो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा FT इंटू AST मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म d-n/3। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो वैसे तो एग्जाम में आप कर रहे हो, 2 स्टेटमेंट सही आ जाए तो ऑल ऑफ द ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा ही। ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं है कि 2 ऑप्शन जिसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन में गिवन है वो ये है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। n1 बेसिकली यहाँ पे रेशियो है, n1 न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ना होकर रेशियो है xc/d का। इसने बोला है n1 है वो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ना होके xc/d का रेशियो है। अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि c की फॉर्म में लिखा है इसने। एक्चुअली ऊपर जिसको fc लिखा उसको यहाँ पे नीचे इसने c लिख दिया। c यूज कर रहा है सिग्मा cbc के लिए। सिग्मा cbc मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट है कंक्रीट में, मैक्स टू मैक्स उतना हो सकता है। तो अगर बैलेंस्ड सेक्शन है तो साइमल्टेनियसली कंक्रीट और स्टील दोनों में लिमिटिंग वैल्यू पहुंचेगी स्ट्रेसेस की। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा 1/2 Fc की जगह आप c लिख देते हैं इंटू c इंटू b इंटू xc। ऐसे ही होता है। ये वाला एरिया मल्टीप्लाई कर दिया हमने c/2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूट्रल एक्सिस से। न्यूट्रल एक्सिस होगी xc/3। xc न्यूट्रल एक्सिस है, लीवर आर्म होगा d-xc/3। अब यहाँ पे हम d को मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, और यहाँ पे आ गया d²। 2 बार नीचे डिवाइड किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया। 1/2 xc/d n1 है, तो 1 माइनस xc/d फिर से n1 है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू c b इंटू d²। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो सारे स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कोई सेक्शन है जिसमें मोस्ट डिस्टेंस कंक्रीट फाइबर, मतलब ये अगर हमारी बीम है तो ये वाले फाइबर की बात कर रहे हैं, वो उसमें कंप्रेशन और स्टील में टेंशन है, वो परमिसिबल स्ट्रेसेस पे एक साथ पहुंच रहे हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। इसको क्रिटिकल सेक्शन भी बोला जाता है।
और इसको इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर कंक्रीट में स्ट्रेसेस पहले पहुंच रहे हैं तो कंक्रीट पहले फेल होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्स्ड। अगर स्टील में स्ट्रेसेस पहले रीच हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर होगा वो अंडर रेनफोर्स्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है कंप्रेसिव स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस की और मॉड्यूलर रेशियो गिवन है। परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पूछा इकोनॉमिक सेक्शन के लिए। इकोनॉमिक सेक्शन मतलब हमें बैलेंस्ड सेक्शन निकालना है, और बैलेंस्ड सेक्शन का हमने अभी पढ़ा है थ्योरी। बैलेंस सेक्शन निकालने के लिए तो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हम टेंसाइल फोर्सेज और कंप्रेसिव फोर्सेज को इक्वल कर देंगे। और हमें पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेसेज है वो भी गिवन है और टेंसाइल स्ट्रेसेज भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम एक्स निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एम 18 है, सी 50 है, टी की वैल्यू यहाँ पे 1400 है, एक्स सी होगा दिस मल्टीप्लाई बाई डी। एम सी अपॉन टी प्लस एम सी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स सी आएगा। तो यहाँ पे ये रखेंगे, ये 50 इंटू 18, ये जो भी आएगा इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/23 इंटू डी। अब एक्स सी आ गया हमारे पास। कंप्रेसिव फोर्स होगा सी 50। अभी हमने देखा था वेरिएशन लीनियरली हो रहा है, इस तरीके से तो हम एवरेज वाला लेंगे तो 50/2 इंटू एरिया बीम का जो कि होगा एक्स सी इंटू बी। तो ये टोटल हो गया कंप्रेसिव फोर्स। इसको हम इक्वल कर देंगे टेंसाइल फोर्स के। एएसटी स्टील का एरिया है, जो स्टील का स्ट्रेसेस है वो भी गिवन है, सिग्मा एस टी लिख रही हूं मैं इसको। अब यहाँ पे 50.2 इंटू 9/23 इंटू डी इंटू बी इज इक्वल टू AST इंटू 1400। यहाँ पे हमें चाहिए AST अपॉन बी डी, इससे निकालते परसेंटेज। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 9/23 इंटू 1400। अभी हमें पूछा है परसेंटेज में, AST अपॉन बी डी आया फ्रैक्शंस में, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप जो आ रहा है इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन 9 में है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टील से पहले कंक्रीट में स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेसेस रीच हो रहे हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ओवर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि स्टील आपने बहुत ज्यादा डाल दिया तो स्टील तो फेल हो नहीं रहा, कंक्रीट फेल हो रहा है। अंडर रेनफोर्स्ड मतलब स्टील कम डाला है बैलेंस्ड सेक्शन से कंपैरेटिवली। स्टील कम डाला है तो स्टील फेल होगा, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में पहले स्टील फेल होगा। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शंस में ब्रिटल फेलियर होता है, इसलिए हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को डिजाइन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को हम डिजाइन नहीं करते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड फेवरेबल सेक्शन रहते हैं। नेक्स्ट में ये है, हम डायग्राम से पहले कर चुके हैं इसको, अभी मैं जस्ट एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। ये आया था हमारी इक्वेशन सी सिग्मा एस सी टी बाई एम अपॉन डी माइनस एक्स सी, और इस तरीके से हमने इसको किया था। तो ये आ जाएगा डी माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू टी बाई एम सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। टी इसने एक्स सी की जगह एन लिख दिया है। यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही है, सेम ही है। बी को अगर हम उल्टा कर दें, इन्वर्स कर दें, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी एम सी बाई टी एन अपॉन डी माइनस एन। तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है कि अगर परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज करेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज करने से न्यूट्रल एक्सिस नीचे शिफ्ट हो जाती है, और इसके कारण डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और लीवर आर्म होता है डी माइनस एक्स बाई 3। तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो लीवर आर्म है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये माइनस वाली टर्म अगर हम इंक्रीज करेंगे तो लीवर आर्म डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कोई ओवर रेनफोर्स, कोई बीम है उसको हम ओवर रेनफोर्स कर रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कितना परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम किसी स्ट्रक्चर को ओवर रेनफोर्स कर रहे हैं, स्टील तो हमने ज्यादा डाल दिया,
लेकिन वो कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। कंक्रीट की तो लिमिटिंग जितनी स्ट्रेंथ है पर मैक्सिमम उतनी ही ले पाएगा, तो इसके कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कुछ इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ही बेसिकली गलत है, क्योंकि अगर मान लिया ओवर एनफोर्स कर दिया तो कंक्रीट तो फेल होगा, तो कंक्रीट का तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं इंक्रीज हो रहा, लोड नहीं इंक्रीज हो रहा कंप्रेसिव फोर्सेस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है 14.13 में 13 में डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है न्यूट्रल एक्सिस के डबली रेनफोर्स्ड बीम के रिगार्डिंग। यहाँ पे पूछा है डिफरेंट कंडीशंस। देखिए फर्स्ट कंडीशन में गिवन है कि जो डेप्थ है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है उससे ज्यादा है। एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो ज्यादा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, तो ये वाली कंडीशन हो रही है। इट मीन्स एएसटी होगा वो बैलेंस्ड वाले सेक्शन से ज्यादा होगा, क्योंकि एएसटी ज्यादा डालेंगे तो ही न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये इससे ज्यादा होगा। इट मीन्स स्टील तो फेल होगा नहीं, पहले कंक्रीट फेल होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस पहले कंक्रीट में पहुंचेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट में बोला कि अगर ये कम है, एक्स ए है वो एक्स सी से कम है, मतलब एएसटी हमने डाला है वो कम डाला है बैलेंस सेक्शन से, तो क्या होगा, अब बैलेंस सेक्शन से कम को डाल दिया स्टील, तो अब स्टील फेल होगा। तो ये चीज यहाँ पे गिवन है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस है वो पहले रीच होंगे, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सी में बोला है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल वाली कंडीशन में होता है कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों ही एक साथ में लिमिटिंग स्ट्रेसेस पे रीच होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे के सारे स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 14 में पूछा है कि कोई डबली रेनफोर्स्ड बीम है और उसके लिए कंडीशन पूछी है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हो या डबली रेनफोर्स्ड बीम हो, ये कंडीशन सेम ही रहेगी, और ये वही कंडीशन है जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 9 में डिराइव की है, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में पूछा है स्टील बीम थ्योरी के रिगार्डिंग। स्टील बीम थ्योरी एक डिफरेंट ही अलग थ्योरी है जिसमें आरसीसी में यूज होती है थ्योरी, और इसमें हम कंक्रीट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम मानते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो भी कंप्रेशन में जो स्टील डाला है उसके लिए है, वो कैरी कर रहा है, और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उसके लिए हमने जो टेंशन में स्ट्रेस डाला वो कैरी कर रहा है, तो ये डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए ही एप्लीकेबल होती है, क्योंकि उसमें दोनों साइड स्टील होती है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो भी लोड आ रहा है वो सारा का सारा स्टील ही ले रहा है, कंक्रीट का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन ए में है कि टेंशन है वो टेंसाइल स्टील रेजिस्ट करेगा, कंप्रेशन है वो भी कंप्रेसिव स्टील रेजिस्ट करेगा, स्ट्रेस जो टेंशन में होगा वो इक्वल होगा स्ट्रेस इन कंप्रेशन, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे कंप्रेशन कंक्रीट में और टेंशन कंक्रीट में, तो हम उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, तो उसमें हम कोई स्ट्रेसेस नहीं मानेंगे। जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो कोई भी स्ट्रेसेस नहीं लेंगे कंप्रेसिव वाली कंक्रीट में और टेंशन वाली कंक्रीट में, तो सारे स्टेटमेंट ही सही है, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में शियर स्ट्रेस के रिगार्डिंग पूछा है कि कोई बीम है उसके किसी एलिमेंटल पार्ट पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से हमें निकालना है शियर स्ट्रेस, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है जो सॉम में भी मैंने बताया था आपको। तो किसी भी प्लेन पे शियर स्ट्रेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। यहाँ पे ए है, जैसे कि ये एक सेक्शन है एक्स एक्सिस, इस सेक्शन पे मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है, तो ए होगा इसके ऊपर का एरिया, सारा एरिया नहीं लेंगे, इससे ऊपर का एरिया लेंगे। वाई बार होगा इसके ऊपर का एरिया है, उसकी और इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इनके बीच की डिस्टेंस, एफ है वो शियर फोर्स है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जेड है वो यहाँ पे डेप्थ है, ये सॉरी विड्थ है सेक्शन की, ये वाली डायमेंशन जेड है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए सही है, एफ के प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के वो पूछा। एरिया ऑफ द सेक्शन क्लियरली इसने मेंशन नहीं किया, टोटल एरिया की प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन इस सेक्शन के ऊपर जो एरिया है उसकी प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि ये सही हो सकता है। सी में बोला है कि सीजी एरिया का सीजी का और न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो ये यहाँ पे वाई बार है। एक्चुअली इसने आई थिंक एक
पर्टिकुलर स्पेशल केस कंसीडर किया है जिसमें इसने न्यूट्रल एक्सिस पे ही शियर स्ट्रेस निकाल लिया है। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो फिर सीजी ऑफ द एरिया फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। कहाँ के लिए भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला, ये सेक्शन कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूट्रल एक्सिस भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। डी में बोला है कि बीम पे जो मोमेंट आ रहा है, जो मोमेंट ऑफ द बीम सेक्शन निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस के बाद, तो मोमेंट ही इसको इसमें कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ए में बोला है कि विड्थ ऑफ द बीम की प्रोपोर्शनल है, तो विड्थ ऑफ द बीम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा इसका गलत। तो यहाँ पे ए, बी और सी को आप कह सकते हो सही है। बी उतना क्लियरली नहीं है सही, क्योंकि इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि इस सेक्शन से ऊपर का एरिया है। तो दूसरी ये है कि इसको अगर आप क्यू को प्लॉट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे हम क्यू निकाल सकते हैं। इससे इस सेक्शन पे निकाल सकते हैं, इस पे निकाल सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे निकाल सकते हैं, नीचे किसी और प्लेन पे निकाल सकते हैं। तो इन सबको हम निकाल के अगर हम इनका डायग्राम प्लॉट करें कि y के साथ ये कैसे वेरी कर रहा है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वेरिएशंस जो हो रहा है क्यू का, ये पैराबोलिक होगा, और न्यूट्रल एक्सिस जो है वहां पे क्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और एक सेकंड थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछी है, हम पिछले सोम के क्वेश्चंस में भी आपने अगर देखा हो तो वहां पे भी किया है, ये शियर स्ट्रेस का एक तो मैक्सिमम वाला है और एक हम एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, जो हम कैसे निकालेंगे। टोटल यहाँ पे जो शियर फोर्स आ रहा है, दिस डिवाइडेड बाय टोटल जो एरिया है इसका होल एरिया। तो इनमें एक रिलेशन होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में वो रिलेशन होता है टो एवरेज का 3/2 टाइम्स होता है टो मैक्स, और सर्कुलर सेक्शन में आपको याद होगा ये होता है 4/3 इंटू टो एवरेज। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने यही चीज पूछी है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कितना गुना होता है, तो वो 3/2 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से जो हमने भी डायग्राम बनाया, इसमें यहाँ पे बोला है कि शियर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन में। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक पैराबोलिक कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 19 में एक तो जो यूनिट्स गिवन है वो इसने दिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक तो आपको ये कन्वर्जन सीखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड जो हम कोड में पढ़ते हैं और जो लेते हैं वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और इसने यहाँ पे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 केजी को अगर न्यूटन से फोर्स निकालते हैं W=mg से, तो 1 केजी इक्वल होता है 10 न्यूटन को 9.8 होता है, बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। तो 1 केजी इक्वल टू 10 न्यूटन कैसे आया, W हमें पता है होता है इक्वल टू m इंटू जी। तो 1 को 9.8 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा आपको mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10 से डिवाइड कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 10। मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि कोड के अकॉर्डिंग डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे, वो सेफ डायगोनल स्ट्रेसेस कितने हैं, मतलब कितने तक हम परमिसिबल है, यहाँ पे कितना तक हम अलाउ कर सकते हैं डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस को। डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, ये आते हैं शियर के कारण। जैसे कि एक मेंबर है और इस पे इस तरीके से शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, और इन शियर स्ट्रेसेस के कारण इनका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसके कारण ये जो डायगोनल है इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो ये इसकी लिमिट पूछी है। IS 456 में स्पेसिफिकली कुछ अलग से मेंशन नहीं किया हुआ डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, बट डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, बेंडिंग के नहीं है। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस में की वैल्यू गिवन है IS 456 में, टेबल गिवन है वहां पे एक डिफरेंट कंक्रीट्स के लिए। पहले तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मीन्स ये 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हम 15 वाले कंक्रीट के लिए टेंसाइल स्ट्रेसेस देखेंगे, तो पेज नंबर 80 पे एक टेबल गिवन है IS 456 में, ये टेबल यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे गिवन है कि M15 की जो कंक्रीट है उसके लिए जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे वो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होंगे।
ये यहाँ पे मेंशन किया कि टेंसाइल स्ट्रेसेस शैल नॉट बी ग्रेटर देन द वैल्यूज गिवन बिलो। तो M15 के लिए 2 है, तो ये 2 है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है ऑप्शन डी में है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स के रिगार्डिंग। स्टिरप्स हम किस लिए प्रोवाइड करवाते हैं? शियर्स जो स्ट्रेसेज आ रहे हैं, शियर जो फोर्स आ रहा है उसके कारण शियर स्ट्रेसेज आ रहे हैं, उनको रेजिस्ट करने के लिए हम स्टिरप्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है। यहाँ पे इसमें सेंटर में लोड W लग रहा था और ये यहाँ पे रिएक्शंस आ रहे हैं, और इसका अगर शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। सपोर्ट्स के आसपास शियर फोर्स ज्यादा है, सेंटर के आसपास आते आते शियर फोर्स कम हो रहा है। तो जहां पे शियर फोर्स ज्यादा है वहां पे शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा, शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो हमें रेनफोर्समेंट ज्यादा देना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि स्टिरप्स का डाया तो सेम रखते हैं, जहां पे हमें ज्यादा रेनफोर्समेंट देना है वहां पे हम इनको पास पास प्रोवाइड करवा देते हैं, जहां पे कम देना है वहां पे हम इनको दूर दूर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है कि केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, तो ऐसा नहीं है, हम वेरी कराते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इतना शियर फोर्स है ही नहीं कि मैं उतना ज्यादा शियर रेनफोर्समेंट क्यों दूं, उतनी पास पास स्टेप्स क्यों प्रोवाइड करूं, वो तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो जाएगा। बी में बोला है डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर, बोला सेंटर के आसपास और भी स्पेसिंग डिक्रीज कर देंगे, मतलब पास पास ले आएंगे स्टिरप्स को, तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। सी में बोल रहा है कि इंक्रीज एट द एंड्स, बोल रहा है कि स्पेसिंग है जो स्टिरप्स की उसको इंक्रीज कर देंगे एंड्स की तरफ, तो एंड्स की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस एंड्स के आसपास हम दूर दूर स्टिरप्स दे रहे हैं और दूर दूर स्टिरप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम एरिया जो शियर एनफोर्समेंट का एरिया वो कम दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो हमें ज्यादा देना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट में बोला है कि इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेंटर के पास शियर फोर्स कम है तो हम वहां पे दूर दूर स्टेप्स देंगे ताकि हमारा एरिया आ रहा है वो कम आए, तो ये डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।